जून 2017 इंग्लिश समर सीजन और सबकी नजरें थी एक ही ट्रॉफी पर, चैंपियंस ट्रॉफी। पाकिस्तान ने रैंकिंग में 8वीं यानी आखिरी नंबर पर आकर इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया था। लेकिन अब हालात काफी बदल चुके थे। अब टीम के कैप्टन थे सरफराज अहमद और ये उनकी सिर्फ दूसरी कैंपेन थी। टीम में कई नए नाम थे। पाकिस्तान सुपर लीग के पहले और दूसरे सीजन में जो टैलेंट सामने आया था वो अब नेशनल टीम का हिस्सा था, जिनका पहला इम्तिहान था इंडिया के खिलाफ। और पाकिस्तान ये मैच बहुत बुरी तरह हार गया। जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहला मैच इंडिया से हारा चैंपियंस ट्रॉफी का, उसमें ऐसा लग रहा था कि भाई एक लीग अलग है जिसमें सारी टीमें खेल रही हैं और पाकिस्तान की टीम जैसे कोई स्कूल की टीम है या किसी क्लब भी नहीं कहूँगा मैं, उससे भी गई गुजरी परफॉर्मेंस रही थी। चैंपियंस ट्रॉफी की ग्रुप स्टेज में सिर्फ 3 मैचेस ही तो थे, इसलिए अब गलती का कोई चांस नहीं था। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मैच जीता डकवर्थ लुइस मेथड पर और फिर श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच आ गया, अ मस्ट विन मैच। पाकिस्तान 237 रन चेस कर रहा था, 110 पर चौथी विकेट गिर गई तो सरफराज अहमद खुद मैदान में आ गए। सरफराज के यहाँ तक पहुँचने का सफर आसान नहीं था। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो का पहला पार्ट जरूर देखें। वहाँ पे एक कैप्टन उभर के आता है जो बड़े रेडिकल चेंजेस करता है। सबसे पहली चीज़, उसने अपनी ओपनिंग पोजीशन पे स्लॉट्स चेंज करी और किस तरीके से उस टीम का मोराल लिफ्ट किया जो 200 रन से 160 रन से इंडिया से मैच हारे थे। मुझे एग्जैक्टली रन्स नहीं याद, बट देयर वाज अ बिग मार्जिन। वहाँ से उस टीम को वो लिफ्ट करता है और बिट्स एंड पीसेस में छोटी छोटी परफॉर्मेंस आना शुरू होती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो नज़र आती है ना, जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है सबसे बड़ी, वो है टीम की यूनिटी एंड एक गोल सबका, एक कॉज। लेकिन आज लीडर अकेला खड़ा था। एक एंड से विकेटें गिरती जा रही थी, 162 पर 7 आउट हो गए थे। सरफराज के अलावा कोई नहीं था जिससे उम्मीद होती। और ये तो आपको पता ही है कि सरफराज कभी धोखा नहीं देता। उन्होंने उस दिन वो इनिंग्स खेली जो आज तक सबको याद है, 79 बॉल्स 61 रन, नॉट आउट। लेकिन एक बात याद रखें, सरफराजी के लिए किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए। उस दिन किस्मत वाकई उनके साथ थी। वो कई मरतबा रन आउट होने से बाल बाल बचे और कई कैचेस भी ड्रॉप हुए। लेकिन जो भी हो, पाकिस्तान जीत गया। सरफराज इतने खुश थे जैसे चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए हों। लेकिन क्यों? क्योंकि वो मोमेंट जीने वाला आदमी है। आगे जो भी हो इसकी कोई परवाह नहीं। उस वक्त जो आपके पास है इसे एंजॉय करें। वैसे खुशी की एक बात तो थी, वो ये कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया था, जहां सामना था किसी और से नहीं, मेज़बान और हॉट फेवरेट इंग्लैंड से। पाकिस्तान के पिछले दोनों मैचेस बहुत टफ हुए थे, इसीलिए सेमीफाइनल में तगड़ा मुकाबला होने की उम्मीद थी। लेकिन ये क्या, एक मुकम्मल 1 साइडेड मैच में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया और पहली बार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच गया, जहां खेलना था किसी और से नहीं, इंडिया से। आर्च राइवल्स पहली बार किसी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में आमने सामने। और फिर हुआ मदर ऑफ ऑल मैचेस। पाकिस्तान गिरता पड़ता हाँपता कांपता किस्मत के सहारे फाइनल तक पहुंचा था, जबकि इंडिया सबको रगड़ता मसलता और पटकता हुआ यहां तक आया था। हकीकत यह है कि दोनों टीमों का कोई मुकाबला ही नहीं था। इंडिया का टॉप ऑर्डर ही देख लें, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, युवराज सिंह, MS धोनी। और पाकिस्तान का नए टीम में आने वाले फ़खर जमान और बाबर आजम, और इनके साथ अजहर अली, मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक, जिनका करियर तकरीबन ख़त्म हो चुका था। तभी तो लोगों ने वो बातें कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। बेटा बेटा होता है और बाप बाप होता है। क्या फायदा खेलने का आपका, आप हमें वॉकओवर ही दे दो यार। लेकिन सरफराज का कुछ और ही कहना था। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल से पहले एक सरफराज का बड़ा मशहूर जुमला था, वी हैव नथिंग टू लूज। ये बताता है कि भाई हम मर जाए हमें कोई गम नहीं है, चाहे खुद मरे या दूसरा मारे, हमें कोई खौफ नहीं है। ये जो टैक्टिक्स होती है ना, ये अवेयरनेस, ये स्मार्टनेस, ये क्रिकेट में बड़ी मैटर करती है, एज अ प्लेयर भी, एज अ लीडरशिप भी। यहाँ पे जो भी बंदा ये कैरेक्टर दिखाता है वो स्किल से डोमिनेट नहीं कर सकता, तो वो टैक्टिकली डोमिनेट कर जाता है। और फिर वही हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था, किसी ने सोचा भी नहीं था। पाकिस्तान ने इंडिया को 180 रन से हरा दिया। सरफराज का पाकिस्तान जीत गया। उस दिन जज्बात अपने उरूज पर थे। कोई आईसीसी ट्रॉफी जीतना, वो भी फाइनल में इंडिया के खिलाफ, ये बहुत बड़ी बात थी।
और सरफराज ने ऐसा पहली बार नहीं किया था। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2006 से चैंपियंस ट्रॉफी 2017 तक ये उनका रिकॉर्ड था, या समझे उनकी किस्मत थी। 2017 की जो चैंपियंस ट्रॉफी की कैंपेन है वो हम सबके सामने है। जिस तरह उसने हर एक प्लेयर से जिस तरह से ज़बरदस्त काम लिया, सरफराज की कप्तानी वहाँ पे बामे उरूज पे थी और वहाँ पे सरफराज का नाम हर ज़बान पे ज़बान ज़द-ए-आम उसका नाम था। पाकिस्तान जिंदाबाद और इसी तरह आगे बढ़ते रहो सरफराज। वी ऑल लव यू। सरफराज पाकिस्तान वापस आए तो एयरपोर्ट पर हजारों लोगों में आजम खान भी मौजूद थे। उन्होंने रोते हुए सरफराज को गले लगा लिया। जब घर पहुंचे तो हजारों लोग गली में भी जमा थे। शाहिद अफरीदी के बाद कराची की आवाम पहली बार किसी खिलाड़ी के लिए सड़कों पर निकल आए थे। बफर जोन मौका मौका के नारों से गूंज रहा था। और सरफराज वो आवाम से दूर रह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो दिलों का कप्तान था। ये सरफराज का अरूज था। पाकिस्तान भी इसका हिस्सा बना। टीम ने मुसलसल 11 T20 सीरीज जीती। जी हाँ, 11। वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और जिम्बाब्वे सबको हराया। शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 टीम बन गई। लेकिन एक मिनट, ये अरूज सिर्फ T20 में था बस। वनडे और टेस्ट में पाकिस्तान का हाल वही था, पुराने वाला। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्योंकि पाकिस्तान ने कोई 8 साल के बाद कोई आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। 2009 में हम T20 जीते थे, तो और वो भी बिल्कुल लास्ट नंबर की टीम होके आपने फाइनल में इंडिया को एक टूर्नामेंट में हराया, तो वो बहुत ज़्यादा हाइप भी मिल गई थी। और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम T20 में तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन हमारा जो ODI रिकॉर्ड था वो काफ़ी डिस्टर्ब रहा। उसके बाद एशिया कप भी हुआ तो हम 2 दफ़ा 3 दफ़ा इंडिया से भी हारे। काफ़ी क्लोज मैचेस कुछ कमज़ोर टीमों के खिलाफ हम जीते, तो ODI में हम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहे थे। और जितना लिफ्ट मिलना चाहिए था पाकिस्तान टीम को 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से, वो नहीं मिल सका। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान अपनी पहली टेस्ट सीरीज में ही हार गया, वो भी श्रीलंका के खिलाफ 2-0 से, अपने मजबूत गढ़ UAE में। और यही नहीं, सरफराज 11 इंग्लैंड में और न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में भी हारी। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जब पहली बार इंडिया से मुकाबला हुआ एशिया कप 2018 में, तो हम इंडिया से एक नहीं 2 मैचेस हारे, वो भी बुरी तरह। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 से वर्ल्ड कप 2019 के स्टार्ट तक जो कुछ बोया था, अब इसे काटने का वक्त आ गया था। वो कहते हैं ना कि हर उरूज को जवाल है, सरफराज को भी जवाल आ गया, और वजह थी वर्ल्ड कप 2019। 2019 के वर्ल्ड कप में जो सरफराज जाता है, वो सरफराज बिल्कुल अलग होता है 2015 के वर्ल्ड कप से। उसकी फिटनेस, उसकी कैप्टनसी, उसकी बैटिंग, मतलब वो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये वो प्लेयर है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप कैंपेन स्टार्ट की वेस्ट इंडीज के खिलाफ और इतनी बुरी तरह हारा कि आफ्टर शॉक्स आखिर तक महसूस हुए। श्रीलंका के खिलाफ मैच जाया हो गया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ हारे। अब टीम पाकिस्तान दीवार से लग चुकी थी। जब सरफराज 11 ने वापस आने की आखिरी कोशिश की, साउथ अफ्रीका को हराया, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और आखिर में बांग्लादेश को भी। लेकिन पहले मैच की हार इतनी बड़ी थी, रन रेट इतना गिर चुका था कि पाकिस्तान फिर उठ नहीं पाया और सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो गया। इस नाकामी की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक बड़ी वजह थी सरफराज की अपनी परफॉर्मेंस। एक सरफराज वो था जो रन भी बनाता था, जो कैच भी करता था, पीछे से विकेट के टीम भी चलाता था, बॉलर्स को भी चलाता था। एक सरफराज वो था जो चैंपियंस ट्रॉफी जीता हुआ कैप्टन था। 2019 के वर्ल्ड कप में ना उससे रन बनते थे, ना उससे टीम चलाई जाती थी, ना उससे कैच पकड़े जाते थे। मैं हमेशा कहता हूं कि हर वर्ल्ड कप पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी तब्दीलियां लाता है, पूरी टीमें खा जाता है, और 2019 में बारी थी सरफराज की। सरफराज ने एक जो गलती की वो ये किया कि अपने जो एक कैप्टनसी की जगह सिर्फ कैप्टन, टीम को कैप्टन नहीं करना होता है, बैटिंग भी करनी होती है। और वो अच्छा खासा बैट्समैन होने के बावजूद अपने आप को डिमोट उसने कर लिया 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे। कभी हसन अली को अपने से ऊपर भेज रहे हैं वो, कभी किसी और को भेज रहे हैं। अभी भी मतलब सरफराज की बैटिंग की जो कैपेबिलिटी थी, जो उसमें कराची वाली स्ट्रीट स्मार्टनेस थी, ही कुड हैव डन लॉट बेटर देन ही परफॉर्म्ड। तो उसने अपने आप को जो बैक बर्नर पे रख दिया, उसकी वजह से लोगों को ये लगा कि वो एक बुज़दिल कप्तान बनता जा रहा है, या वो सामने से फाइट नहीं करता। तो वही मिसाल आती है कि यार कुछ तो शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ सानू भी मरंदा शौक भी थी। ये बात तो माननी पड़ेगी कि सरफराज की टेस्ट कप्तानी कुछ खास नहीं थी।
13 टेस्ट मैचेस में सिर्फ 4 कामयाबियां। न्यूजीलैंड, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के हाथों नाकामियां इसमें शामिल हैं। फिर वनडे में भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैरेक्टर नहीं लगे। 50 में से सिर्फ 28 वनडे जीते। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी सब पर भारी है और रहेगी। लेकिन जहां तक बात है T20 की, तो इस फॉर्मेट में सरफराज जैसा कोई नहीं था। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने 37 में से 29 T20 मैचेस जीते। मुसलसल 11 T20 सीरीज, जो आज किसी भी पाकिस्तानी कप्तान के लिए एक ख्वाब लगता है। लेकिन अफसोस कि उनकी कप्तानी के दौर में कोई T20 वर्ल्ड कप नहीं हुआ। 2016 में कप्तान शाहिद अफरीदी थे और इसके बाद अगला वर्ल्ड कप हुआ 2021 में। तब तक दुनिया बदल चुकी थी। सरफराज अहमद का जवाल आ चुका था। अक्टूबर 2019 में सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दिया गया। लेकिन बाद में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक T20 टीम का कैप्टन है सरफराज, जो टीम को 11 कंसेक्यूटिव सीरीज जिताता है। आज उसके जाने के 5-6 साल बाद एक सीरीज जीतना भी मुश्किल है। मैं कहूंगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल T20 कैप्टन है, जिसको एक भी T20 वर्ल्ड कप में कैप्टनसी करने का मौका नहीं मिला। उससे पहले ही उसको हटा दिया गया। वनडे की कैप्टनसी से हटाया, बिल्कुल सही किया। वनडे की टीम में भी जगह नहीं बन रही थी। टेस्ट की कैप्टनसी से हटाया, बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसकी अपनी गेम, पर्सनल गेम, अगर सिर्फ पोजीशन उसकी इस वजह से लॉक रहती है कि यार वो कैप्टन है, तो ये ठीक नहीं है। सरफराज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का क्या बना? तब से अब तक पाकिस्तान 38 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, 14 जीता और 17 हारा है। होम ग्राउंड पर बांग्लादेश तक से टेस्ट सीरीज हारी। वनडे में 49 में से 30 जीते और 17 हारे। वर्ल्ड कप 2023 में बुरी तरह हारा और एशिया कप में भी जीत नहीं सका। T20 में 106 में से 54 जीते, 44 हारे। 2021 से 2024 तक हर T20 वर्ल्ड कप हारा। हाँ, एक फाइनल जरूर खेला और एक सेमीफाइनल भी, लेकिन 2024 में तो बहुत ही बुरा हाल रहा। और ये 2023 में ODI और 2024 में T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी, जिसके बाद हर तरफ यही सवाल था कि क्या सरफराज को कप्तानी से हटाना पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर था? सरफराज का जो डिक्लाइन शुरू हुआ, उसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे सिस्टम का भी है और एक हमारा कौमी मिजाज है। चैंपियंस ट्रॉफी एक ICC टाइटल है, वो जीतने के बाद सरफराज का कद बहुत बड़ा हो गया था, तो उसको गिराने के लिए भी एक बहुत बड़ा सिस्टम मुतहर्रिक होता है और मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ टैक्टिक्स से जो है उसको वो नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। टीम के अंदर इस तरह के वो पैदा किए जाते हैं जिनको कैप्टनसी की होप दी जाती है और फिर वो अपने कैप्टन से बागी होना शुरू होते हैं। सिमिलरली और मुख्तलिफ हथकंडे अपनाए जाते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि भाई ये सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये ब्रांड नहीं बन सकता, इसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ये वैसा दिखता नहीं है, ये इंस्टाग्राम पे अच्छा नहीं लगता, ये टिकटॉक पे अच्छा नहीं लगता। तो क्रिकेट में जो फोकस था वो डिजिटल का बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसे प्रोडक्ट बनाने थे। उस ज़माने में विराट कोहली दुनिया का एक एलीट प्लेयर बन चुका था और उसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया का सबसे मोस्ट फॉलोड एथलीट है, क्रिकेटर है और बहुत बड़ा ब्रांड है। तो हर मुल्क अपना ब्रांड बनाने के चक्कर में लगता था। ब्रांड बना या नहीं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का सत्यानाश जरूर हो गया। लोग तो समझ रहे थे सरफराज का करियर खत्म हो चुका, लेकिन वो क्रिकेट के बगैर जी नहीं सकता था। वो दूसरे खिलाड़ियों की तरह टीवी पर बैठकर पैसा कमा सकता था, लेकिन वो दरवेश आदमी था। पैसे से ज्यादा क्रिकेट से लगन थी, इसीलिए डोमेस्टिक में रगड़ा खाता रहा। जब प्रेशर बढ़ा तो सरफराज को टीम में वापस बुलाया गया, लेकिन खिलाया नहीं गया। यहाँ तक कि एक मरतबा वो पानी लेकर मैदान में दाखिल हुआ। लोगों को बहुत बुरा लगा, लेकिन सरफराज को बिल्कुल नहीं। उसने यही कहा, हम एज ए टीम खेलते हैं, एज ए टीम जीतते और हारते हैं। जब मैं फाइनल 11 में नहीं हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मैदान में खेलने वाली टीम को बैक करूँ। इतना सादा है सरफराज, और इतने सादे लोग पाकिस्तान क्रिकेट में चलते नहीं। खैर, सरफराज ने एक रिटर्न भी किया, एक ज़बरदस्त वापसी, कमाल वापसी। नहीं याद? मैं याद दिलाता हूँ। 26 जनवरी 2022, मैदान था कराची का नेशनल स्टेडियम। तकरीबन 4 साल बाद सरफराज अहमद पहली बार टेस्ट टीम में शामिल हुए। उन्हें सिर्फ प्रेशर की वजह से टीम में शामिल किया गया था, ताकि वो नाकाम हो और दुनिया पर साबित हो जाए कि सरफराज का करियर ख़त्म हो चुका है। लेकिन सरफराज पहली बार इस सिचुएशन से नहीं गुजरे थे। उन्होंने तो शुरू से ही इन हालात का सामना किया था, जब सब लोग चाहते थे कि वो नाकाम हो। बहरहाल, न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट, पहली इनिंग्स 110 पर 4 आउट और सरफराज नारों की गूंज में मैदान में दाखिल हुए। बाबर आजम के साथ 196 रन की पार्टनरशिप और खुद बनाए 86 रन। सेकेंड इनिंग्स में भी 53 रन बनाए और मैच ड्रॉ करने में अहम किरदार अदा किया। दूसरा टेस्ट फिर कराची में, पहली इनिंग्स में
78 रन। और फिर दूसरी इनिंग्स जब कहीं मुश्किल हालात थे, 319 रन का टारगेट सामने था, 80 पर 5 आउट हो गए। ना बाबर आजम, ना शान मसूद और ना ही इमामुल हक, कोई क्रीज पर नहीं था। जब सरफराज ने हालात को संभाला, उन्होंने सेंचुरी बना दी। 176 गेंदों पर 118 रन की इनिंग्स। पाकिस्तान जीत के करीब पहुंचने वाला था कि सरफराज आउट हो गए। पाकिस्तान 304 रन बना सका और सिर्फ 15 रन की कमी से मैच नहीं जीत पाया। लेकिन सरफराज खुद को साबित कर चुका था, वो सबको बता चुका था कि शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ था। लेकिन फिर भी उनकी कहानी ज़्यादा वक्त नहीं चल पाई। श्रीलंका का टूर और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में, यानी जहां से सफ़र शुरू हुआ था वहीं पर ख़त्म हो गया। पर्थ में 360 रन की बदतरीन हार सरफराज का आखिरी टेस्ट मैच साबित हुआ। वैसे उन्हें बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था, लेकिन खिलाया नहीं गया। इसीलिए सवाल तो आज भी मौजूद है कि क्या सरफराज अहमद को गलत वक्त पर निकाला गया? जवाब है बिल्कुल नहीं। दूसरा हिस्सा सरफराज के डिक्लाइन में जो प्ले किया, दूसरा रोल वो सरफराज ने खुद प्ले किया। सरफराज एज अ कैप्टन जो एबिलिटी रखता था और एज अ प्लेयर जो एबिलिटी रखता था, उसने उसको लेवल अप नहीं किया बाय द टाइम, उसने उसको इवॉल्व नहीं किया बाय द टाइम। मेरे ख्याल से अगर वो इवॉल्व भी करता रहता तो सिस्टम उसका इतना कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सिर्फ सिस्टम को इसके लिए मोरद इल्ज़ाम ठहराना भी दुरुस्त नहीं है, सरफराज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। सरफराज को हमेशा मुश्किल हालात में लाने वाले, फंसाने की कोशिश करने वाले, उनकी नाकामी पर नजरें जमाने वाले, जाल बिछाने वाले और सरफराज के बाद हालात का फ़ायदा उठाने वाले, उनके साथ क्या हुआ? उसको हटाने के लिए जिन लोगों ने किरदार अदा किया, जिन लोगों ने अपना कंधा पेश किया, कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि उनके साथ भी वही हुआ जो सरफराज के साथ हुआ। और जिन लोगों ने उन्हें हटाने के लिए कंधा पेश किया, उनके साथ तो बहुत ही जल्दी ये मुकाफात अमल कर दिया गया। एक जो हमारे यहाँ सिस्टम का सबसे बड़ा फ्लॉ है ना, कि एक को मारने के लिए दूसरे का कंधा इस्तेमाल किया जाता है और फिर बाद में उसको मारने के लिए किसी और का कंधा इस्तेमाल करता है। सरफराज भी इसमें सब कुछ झेलता रहा। लेकिन एक जो सरफराज ने कहते हैं ना, जैसे खानदानी काम किया, सरफराज ने ये काम नहीं किया अपने तौर पे। हालांकि वो खुद इसका डसा हुआ था, लेकिन उसने खुद से अपने आप को पेश नहीं किया और ना ही वो उस चीज़ के लिए इस्तेमाल हुआ, हालांकि वो सारी चीज़ें भुगत के आ रहा था। तो ये एक एग्जाम्पल सरफराज अहमद ने एज एन इंडिविजुअल, एज अ कैरेक्टर, एज अ ह्यूमन जो प्लेस करी है, ये मेरे ख्याल से हमारे आज के दौर के और आने वाले क्रिकेटर्स के लिए भी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। क्विक सक्सेस के लिए इस तरह का कोई मेथड या इस तरह के किसी मशीनरी का पार्ट ना बने जो कल को बाद में आपको भी डस सके। आज सरफराज का करियर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब तो उनकी रिटायरमेंट की खबरें भी आने लगी हैं। PSL में भी खेलने का इम्कान नहीं। लेकिन जो भी हो, सरफराज आज भी वैसा ही है जैसा क्रिकेट से पहले था। वही कराची के लॉन्डो वाले सारे शौक, 1 to 5 पर घूमना और बड़ी ईद पर कुर्बानी के लिए जानवर पालना, बोलना पसंद, घूमना फिरना पसंद, बातें करना पसंद और हाँ, नाथख्वानी भी। ऐ सब्ज़े गुंबद वाले मंजूर दुआ करना। सरफराज आज भी बफर जोन में रहता है, उन्हीं गलियों में उठता बैठता है। वो दूसरे प्लेयर्स की तरह डिफेंस शिफ्ट नहीं हुआ। वो आज भी वैसा ही हम्बल है, वैसा ही डाउन टू अर्थ है जैसा लड़कपन में होता था। वो आपको कहीं भी मिल जाएगा, कभी किसी दुकान से दूध लेते हुए, कभी कैफे प्याला पर चाय पीते हुए और हाँ, कभी कभी औरंगी टाउन में अपने ससुराल के करीब भी कचौरियाँ खाते हुए, तो कभी तवे वाली कलेजी पर। वो आज भी वैसा ही है जैसा पहले था, क्योंकि वो दिलों का कप्तान है।